नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पे चल रही ओशनोग्राफी की लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ओशियानिक सैलिनिटी के बारे में। इसमें हम लोग 3-4 चीजों के ऊपर मेन फोकस रखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार हम लोग ओशियानिक सैलिनिटी को क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या रेलेवेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये किन किन चीजों को अफेक्ट करती है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ओशियानिक सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। और अगर आपको ये समझ आ गया तो इसके बाद की कहानी आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि ओशियानिक सैलिनिटी को बढ़ाते हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि ओशियानिक सैलिनिटी को कम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल सेगमेंट है ये इस लेक्चर का। नंबर 3 पे ब्रीफली आपको समझाया जाएगा कि आइसोहेलाइंस बेसिकली क्या होते हैं। जैसे हम लोग आइसोबार्स, आइसोथर्म्स, ये वाली टर्म्स सुनते आते हैं, वैसे ही एक चीज होती है जिसको आइसोहेलाइंस कहा जाता है, वो भी कुछ लाइंस होती हैं। तो ये लाइंस क्या होती हैं, ये आपके साथ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड फाइनली, जो कि बेसिकली इस पूरे के पूरे लेक्चर का समरी है या फिर ये कह लीजिए इसका एप्लीकेशन है, वो ये है कि ये वाले फैक्टर्स के बेसिस पे हमें ये समझना है कि सैलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर भले वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर भले वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो बेसिकली हमें किस तरीके से देखने को मिल जाता है। इसमें हम लोग समझेंगे कि ओशियानिक सैलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैटिट्यूडिनली हमें कैसे देखने को मिलता है, मतलब कि इक्वेटर से लेकर अगर आप लोग पोल्स तक जा रहे हैं तो हमें किस तरीके से सैलिनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एंड नंबर 2, हम लोग ये भी समझेंगे कि किस तरीके से अगर हम लोग पानी की सतह से पानी की गहराई तक जाते हैं, यानी कि डेप्थ में जाते हैं, तो किस तरीके से हमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियानिक सैलिनिटी देखने को मिल जाता है। इस पूरी की पूरी चीज की चर्चा इस लेक्चर में होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के। दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि आज से एग्जैक्टली 2 दिन के बाद आपको मेरे द्वारा मिलने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का कंप्लीट बैच, जो कि अग्निपथ के ही बैच के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। इसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के साथ, उसके बाद ओशनोग्राफी एंड उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी को हम लोग जाकर के देखने वाले हैं। अगर आपने इस बैच को चेकआउट नहीं किया है, प्लीज चेकआउट कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है और ये बैच ओवरऑल शुरू होने वाला है 16 जून से, जिसमें कि बाकी टीचर्स आपको यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह पढ़ाएंगे और उसको भी आकर के आप लोग जरूर देख सकते हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो प्लीज एनरोल कीजिए यूजिंग माय कूपन कोड ANI UPSC, और इसका जो फाइनल प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। जी हाँ, ये इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एट द सबसे अफोर्डेबल प्राइस आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बैच हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी में भी ये बैच अवेलेबल है, लेकिन वो बैच 15 जुलाई से शुरू होगा, आज से 1 महीना बाद। उसमें भी आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। अगेन मेरा ANI UPSC कोड इस्तेमाल करते हुए आप लोग उसमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले ओशियानिक सैलिनिटी आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जो ओशियानिक सैलिनिटी है वो ओशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को या तो अफेक्ट करती है या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कहीं ना कहीं संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सिंपल सी एक एक्सपेरिमेंट आपके घर पे ही करने को कहूं, आप 2 छोटे छोटे बाउल्स में पानी ले लीजिए, एक में नमक डाल दीजिए, एक में नमक बिल्कुल मत डालिए, और दोनों को आप फ्रीज करने की कोशिश कीजिए। आप देख पाएंगे कि दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली जो ज्यादा नमक वाला पानी होगा वो धीरे फ्रीज होगा और जो कम नमक वाला पानी होगा वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। सेम गोज विद द बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर आपके पानी में नमक है तो उस केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसको बॉइल होने में समय लगता है एज कंपेयर टू दी फ्रेश वाटर। तो ये देखिए कि सैलिनिटी जो है टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो मान लीजिए कि पानी 2 तरह का है। एक केस में अगर आप देखेंगे ज्यादा सैलिनिटी वाला और एक केस में कम सैलिनिटी वाला। तो इवेपोरेशन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय सैलिनिटी एज इट इज लोअर ओवर मोर सैलाइन वाटर, यानी कि जहां पर आपका पानी की सैलिनिटी ज्यादा है वहां पे इवेपोरेशन कम होगी एज कंपेयर टू द एरियाज जहां पे आपको पानी कम सैलाइन देखने को मिलता है। ये वाली जो चीजें हैं ये अल्टीमेटली बहुत सारी दूसरी चीजों को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, कमर्शियल एक्टिविटीज हो गई, फिश कैच करने की एक्टिविटी हो गई, मछुआरे किस तरीके से अपनी फिश कैच को प्लान करते हैं।
नेविगेशन की हो गया कि कहां पर हम लोग बड़ी बड़ी बोट्स को, बड़ी बड़ी शिप्स को डाल सकते हैं, वो सब चीजें इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं। सैलिनिटी जो है, अगर ऑब्वियसली सैलिनिटी हाई होती है तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर भी आपका बढ़ जाता है। तो ये तो इनफैक्ट बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कल को आपकी नेविगेशन को इंपैक्ट करता है। इसका एक बड़ा ही आपको इंटरेस्टिंग उदाहरण दिखाता हूं। अगर आपने नहीं सुना हुआ तो आज सुनिए कि देयर इज सम प्लेस कॉल्ड एज डेड सी। वैसे इसके नाम में सी है, लेकिन ये एग्जैक्टली सी नहीं है, ये दोस्तों एक लेक है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे जेरूसलम और इस तरफ आपको जॉर्डन देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में आपको ये देखने को मिलती है, इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री पे आपको ये देखने को मिल जाती है। एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड एज द डेड सी। काफी इंटरेस्टिंग बात है कि डेड सी एक ऐसा सी है, एक ऐसा एरिया है, अगेन ये वैसे तो लेक है, ये एक ऐसा एरिया है जिसकी दोस्तों जो सैलिनिटी है, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट सैलिनिटी ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि इतनी सैलिनिटी आपको और कहीं देखने को नहीं मिलती है। एक दो जगह है जहां पर आपको इससे ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है, लेकिन ये भी आपकी टॉप 3 हाईएस्ट सैलिनिटी वाली प्लेसेस में आपको देखने को मिल जाती है। नाउ ये वाली जो डेड सी है ना, इस डेड सी में सबसे खास बात यह है, आप ये फोटो देखिए कि इसमें इतना ज्यादा सैलिनिटी है, इतना ज्यादा नमक है कि इसमें पोटेंशियली किसी भी इंसान का सिंक करना इम्पॉसिबल है। ये देखिए आपके सामने, दिस पर्सन इज बेसिकली फ्लोटिंग ऑन द डेड सी और ये बैठ करके किताब पढ़ रहा है। तो इस तरीके से काफी फोटोज फेमस होती हैं। जब टूरिस्ट लोग यहाँ पे जाते हैं तो वो इस तरीके से फोटोज डालते हैं कि हम लोग पानी के ऊपर फ्लोट कर पा रहे हैं, हम पानी के ऊपर लेट पा रहे हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज यहां पर जो इसकी सैलिनिटी है वो एक्सट्रीमली हाई है। इनफैक्ट इसकी सैलिनिटी अगर आप देखेंगे तो वैसे तो आपको समझाऊंगा मैं आगे कि इसका एग्जैक्टली यूनिट क्या होता है, लेकिन डेड सी की सैलिनिटी जो है वो 238 ग्राम पर किलोग्राम हमें देखने को मिल जाती है। आप देख लीजिए कि 1 किलोग्राम के अंदर बेसिकली कितना ज्यादा, 1 किलोग्राम पानी के अंदर आपको कितना ज्यादा नमक देखने को मिल जाता है। और ये बड़ी भी है, ये ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ती भी रहती है। अब ये क्योंकि यहां पर इतना नमक देखने को मिलता है, इतना ज्यादा सैलिनिटी की वजह से यहां पर कोई भी आपको बड़ा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहां पर मछलियां नहीं रह पाती हैं, वाटर प्लांट्स नहीं रह पाते हैं। छोटी मोटी क्वांटिटीज में बैक्टीरिया या फंजाई देखने को मिल जाता है, बिकॉज यहां पर आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलते, मतलब मेजर ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलते हैं। दैट इज द रीजन कि इसको डेड सी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो सैलिनिटी वाला फैक्टर है वो किस तरीके से काफी सारी आपकी चीजें, काफी सारी इंप्लीकेशंस बदल सकती हैं। खैर, नाउ टॉकिंग अबाउट कि सैलिनिटी को मेजर कैसे किया जाता है। दोस्तों, सैलिनिटी को अगर हम लोग उसकी परिभाषा देखें तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। The amount of dissolved minerals present per kg of sea water is basically called as salinity. फिर से पढ़ देता हूं, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, याद कर लीजिए। कोई भी सवाल अगर मेंस में आता है सैलिनिटी को लेकर, यू हैव टू स्टार्ट बाय गिविंग दिस डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ सी वाटर, इसको सैलिनिटी कहा जाता है। इसको मेजर करने के लिए बेसिकली द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ सी वाटर, इसको दोस्तों सैलिनिटी का यूनिट मान लीजिए। इसको जनरली हम लोग ग्राम्स पर केजी कह सकते हैं, या फिर आप इसको पार्ट्स पर 1000 भी कह सकते हैं। उसका कन्वर्जन 1:1 होता है, तो कोई इसमें डिफरेंस वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एनसीईआरटी का ही डेटा हम लोग दे रहे हैं आपको। लेक वैनगोलू है टर्की में, इसका दोस्तों सैलिनिटी 330 पार्ट्स पर 1000 है। ये वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, इस तरीके से बना हुआ, दिस इज द सिंबल। ये वाला सिंबल जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द सिंबल बेसिकली फॉर पार्ट्स पर 1000, ठीक है ना। और ये पार्ट्स पर 1000 आप सिंपली ये समझ लीजिए 330 ग्राम पर किलोग्राम की आपको सैलिनिटी देखने को मिल जाती है। सेम गोज फॉर डेड सी, 238 ग्राम पर किलोग्राम। गूगल पे आपको अलग अलग तरह का डेटा भी देखने को मिलेगा, वो चीजें अपडेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर डेटा है जो हमने आपके लिए रेफरेंस के तौर पे दिया है। ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि यूएसए में है, 220 ग्राम पर किलोग्राम के आसपास आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि हमें इतनी हाई सैलिनिटी हर जगह देखने को मिलती है। अगर हम लोग एवरेज ओशियानिक सैलिनिटी की बात करते हैं, पूरी दुनिया भर की अगर हम लोग सभी समुद्रों को ले लें, तो उस केस में जो एवरेज सैलिनिटी देखने को मिलती है दैट इज 34.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर केजी ऑफ वाटर। 34.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर केजी ऑफ वाटर बेसिकली हमें यहां पर एवरेज सैलिनिटी देखने को मिल जाती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के सॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स का टेबल आपके सामने मेंशन किया हुआ है, जिसमें नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट इज ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड NaCl2। बाकी सभी याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसका वेटेज कितना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 78% के आसपास का वेटेज केवल और केवल NaCl2 का ही देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें याद क्या करना है, बस इतना ध्यान रखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड जैसे जो सॉल्ट्स है ना, इनकी जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है ये लेस देन 1% है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाले हैं इनका थोड़ा बहुत नाम याद होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ये अगर सवाल आएगा भी तो प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में इसको लेके कोई सवाल आएगा नहीं, और ये टेबल आपको दोबारा से रिक्रिएट भी मेंस में नहीं करना पड़ेगा। ये वाली बातें काफी इंपॉर्टेंट है। सैलिनिटी क्या होती है, कैसे मेजर होती है, एवरेज सैलिनिटी आपको क्या देखने को मिलती है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि ओशियानिक सैलिनिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। देखिए, फैक्टर्स बेसिकली दो तरह के हैं। इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे आपके लिए, और थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ सुनिएगा। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिस्चार्ज ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका ओशन के अंदर फ्रेश वाटर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, ऑब्वियसली उस केस में सैलिनिटी कम हो जाएगी, यानी कि ये सैलिनिटी को रिड्यूस करने वाले फैक्टर्स हैं। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक बाउल है मेरे पास, उसके अंदर मैंने कुछ पानी है, कुछ नमक है, अगर और पानी डाल दिया तो उसकी सैलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज अब जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उसी पानी में वो कम हो चुका है। सिमिलरली कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि पानी के अंदर इवेपोरेशन करवाते हैं। अगेन एक बाउल है मेरे पास जिसके अंदर कुछ पानी है, कुछ नमक है, मैंने उस बाउल को बाहर धूप में रख दिया तो इवेंचुअली उसका पानी जो है वो अब्जॉर्ब इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगा सॉल्ट उसमें, तो धीरे धीरे उसकी सैलिनिटी बढ़ती रहेगी। सो सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वाले फैक्टर्स बेसिकली सैलिनिटी को ऐड ऑन करवाते हैं। नाउ इन दोनों फैक्टर्स में कई सारे फैक्टर्स आते हैं, वो कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। फैक्टर्स जो कि आपकी सैलिनिटी को रिड्यूस करते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रेसिपिटेशन। ये दोस्तों सैलिनिटी के साथ इनवर्सली संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, द हाइयर द प्रेसिपिटेशन लोअर द सैलिनिटी एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली अगर मैं कहूं कि यहां पर ये आपका एरिया है, यहां पर बेसिकली आपका ये आपका नदी है, ये आपकी समुद्र है, इसमें कुछ पर्टिकुलर सैलिनिटी है, लेट्स से x इसकी सैलिनिटी है। यहां पर दोस्तों बारिश हो रही है, अगर यहां पे बारिश होती जा रही है तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो यहां पर सैलिनिटी है वो x से कम हो जाएगी। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं इन ज्योग्राफिकल टर्म्स? सिंपली अगर आप देखेंगे इक्वेटोरियल इलाके में, हमने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि इक्वेटोरियल इलाके में हमें जो रेनफॉल है वो नॉन स्टॉप देखने को मिलती रहती है। हमें इक्वेटोरियल इलाके में ऑलमोस्ट पूरा दिन, ऑलमोस्ट पूरा साल हमें बारिश देखने को मिलती रहती है। इसी वजह से वहां पर क्या होता है, क्योंकि रेनफॉल हायर है, इसीलिए दे रिकॉर्ड कंपैरेटिवली लोअर सैलिनिटी दैन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, फॉर एग्जांपल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। इसको ऐसे समझिए। नाउ ये अगेन आपका, हम लोग प्रेशर बेल्ट्स को समझ चुके हैं। ये दोस्तों आपका इक्वेटर है, ठीक है। यहां पर अगर आप आ जाते हैं तो ये क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस इलाके में क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ के पास में क्या है, रेनफॉल जो है ये उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आती है। गर्मी दोनों ही जगह पर है, लेकिन हम बाकी फैक्टर्स को फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक फैक्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि रेनफॉल एट पॉइंट नंबर 1 एंड रेनफॉल एट पॉइंट नंबर 2, तो हम लोग ये बड़ी कंफर्टेबली कह सकते हैं कि रेनफॉल एट पॉइंट नंबर 1 इज ओवरऑल हायर देन रेनफॉल एट पॉइंट नंबर 2, क्योंकि यहां पर हमें ऑलमोस्ट पूरा साल रेनफॉल देखने को मिलती रहती है। इनफैक्ट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इक्वेटोरियल एरियाज में हमें किस तरह की रेनफॉल पूरा साल देखने को मिलती है। तो ये वाली जो रेनफॉल जो पूरा साल यहाँ पे होती है, इसकी वजह से इस इलाके का जो सैलिनिटी है वो कम हो जाता है। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। अगेन ये काफी सिंपल है। देखिए अगेन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोस्तों इंडिया का मैप है, ठीक है, इसमें ये देखिए यहां पर आपकी ये गंगा नदी है, ये यहां पर गंगा नदी का, ये गंगा नदी का मुंह है जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आकर के पानी गंगा नदी का आ जाता है, और इधर आपका अरब सागर है, अरेबियन सी है। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी सैलिनिटी S1 है और इसकी सैलिनिटी S2 है, अगेन हम बाकी फैक्टर्स को फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे, एक एक फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बड़ी कंफर्टेबली ये कह सकते हैं कि S2 जो है वो S1 से कम है। ऐसा इसलिए है बिकॉज S2 के केस में बहुत सारा फ्रेश वाटर है जो कि गंगा नदी लेकर आ रही है, जो कि वहां पे ड्रेन आउट कर रही है, जिसकी वजह से उसकी सैलिनिटी कम हो जाती है। आपने फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स बढ़ा दिया एग्जिस्टिंग पानी में, तो एग्जिस्टिंग पानी की सैलिनिटी कम हो जाती है। चाहे तो इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। इनफैक्ट ये वाला जो उदाहरण है, इस साल हमें यूपीएससी के पेपर में इसके साथ संबंधित एक सवाल देखने को भी मिला। तो ये दोस्तों मान लीजिए कि आपके अफ्रीका का मैप है, ये अफ्रीका के मैप में यहां पर आता है कॉन्गो बेसिन, जहां पर कॉन्गो वाली कंट्रीज आती हैं। अब ये जो कॉन्गो बेसिन है, ये वाला जो यहां पर इलाका है, इसकी सैलिनिटी
कम हो जाती है एज कंपेयर टू मे बी शायद जो यहाँ वाला इलाका है, मे बी शायद जो यहाँ वाला इलाका है, इसकी सैलिनिटी कम हो जाती है बिकॉज यहाँ पे कॉन्गो नदी का जो पानी है वो आपको इनफ्लो होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये कंपैरेटिवली लो सैलिनिटी इज फाउंड नियर द माउथ ऑफ द गंगा, द कॉन्गो, और भी बहुत सारी नदियां हैं जहां जहां पर भी किसी भी नदी का मुंह है, उस केस में बेसिकली जो रिवर वाटर के इन्फ्लक्स की वजह से आपकी सैलिनिटी कम हो जाती है। नाउ इसमें ये सीजनल वेरिएशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जैसे अभी साउथ इंडिया में, इंडिया के केस में पेनिनसुलर जो नदियां हैं उसमें जब मॉनसून आता है तब पानी बढ़ जाता है, फिर वो वाला पानी जब जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होगा तो आपका रन ऑफ बढ़ जाएगा, उस केस में सैलिनिटी कम हो जाती है। लेकिन जब मॉनसून चला जाता है या फिर जब मॉनसून नहीं होता है, उस केस में पानी वहां पे नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपकी सैलिनिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट कि एक नॉर्मल आपकी नदी है, ये कभी कभार सीजन पे भी डिपेंड कर जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज कई सारी नदियां जो हैं वो पेरेनियल नहीं होती, वो सीजनल होती हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर पानी कहां से आ रहा है। जब जब उनके अंदर पानी आता है, जब वो पानी फिर चला जाता है किसी ना किसी समुद्र में, तब जाकर के हमें थोड़े बहुत सैलिनिटी में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तीसरा फैक्टर है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स का मेल्ट होना। तो ये भी बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर हम कहें ड्यूरिंग समर सीजन ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर कंटेंट आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी ओशंस की सैलिनिटी कम हो जाती है, क्योंकि फ्रेश वाटर कंटेंट बढ़ेगा, ओशन सैलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। वहीं अगर हम कहें कि जब सर्दियां होती हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग जो है वो बंद हो जाती है, इनफैक्ट उनकी फ्रीजिंग शुरू हो जाती है। उस केस में फ्रेश वाटर का इनफ्लो रिड्यूस हो जाएगा और इफेक्टिवली आपका जो सैलिनिटी है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो कि फ्रेश वाटर डिस्चार्ज में रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवली सैलिनिटी जो है वो रिड्यूस होती है। अगर हम नेक्स्ट सेट ऑफ फैक्टर्स की बात करें, वो वाले फैक्टर्स जो कि सैलिनिटी को इंक्रीज कर रही हैं, यहां पर कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसमें नंबर 1 है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग एटमॉस्फेरिक इवेंट्स हैं जो कि हमें समझने होंगे। देखिए, जितना ज्यादा आपका इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा आपका सैलिनिटी होगा, बिकॉज इवेपोरेशन होगा तो पानी कम हो जाएगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन रिमेनिंग पानी में बढ़ जाएगी। अब देखिए, अगर हम लोग एयर टेम्परेचर की बात करते हैं तो इवेपोरेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर विद लो ह्यूमिडिटी कॉजेज मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड ओवरऑल सैलिनिटी बिकम्स वेरी वेरी हायर। मैंने आपको जो पहले उदाहरण दिया था उसी उदाहरण को दोबारा से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका धरती का गोला है, तो ये 0 डिग्री है और यहां पर आपका 23.5 डिग्री है। नाउ यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूं तो ये अगर E1 है और ये E2 है, तो वी कैन वेरी वेरी कंफर्टेबली से कि E1 के केस में सैलिनिटी जो है, अगर आप देखेंगे, इवन दो अगर आप देखेंगे तो इवेपोरेशन आपको लगेगा कि शायद इक्वेटर पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है, बिकॉज वहां पर सूरज बहुत ज्यादा, मिड डे सन बहुत ज्यादा देर तक ओवरहेड रहता है। लेकिन इफेक्टिवली जो इवेपोरेशन है वो आपकी E1 में ज्यादा हो रही है, बिकॉज नाउ यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम पहले पढ़कर आए हैं कि इक्वेटर पे प्रेसिपिटेशन लगातार देखने को मिलती है, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज में प्रेसिपिटेशन हमें बिट्स एंड पीसेज में, टुकड़ों में देखने को मिलती है, हर बार देखने को नहीं मिलती है। दैट इज वाई सैलिनिटी इज बेसिकली हायर नियर द ट्रॉपिक्स देन एट द इक्वेटर, बिकॉज बोथ द एरियाज रिकॉर्ड हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन बट एक्सटेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज लोअर अबव द ट्रॉपिक्स। इसकी वजह से आपकी कहानी बदल जाती है। इनफैक्ट इसी की वजह से हम ये कह पाते हैं कि इफेक्टिवली जो सैलिनिटी है वो आपकी ट्रॉपिकल एरियाज में हायर है एज कंपेयर टू द सैलिनिटी एट द इक्वेटोरियल एरियाज। नेक्स्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस चीज को लेकर बल्कि यूपीएससी सवाल पूछ भी चुका है। विंड्स किस तरीके से सैलिनिटी को अफेक्ट करवाती हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहाँ पे उदाहरण लेंगे वेस्टर्लीज विंड्स का। तो ये देख लीजिए, ये मान लीजिए आपका ओशन है, यहाँ पर कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर कॉन्टिनेंट है। आप लोग अगर इसको और ज्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये वाला कॉन्टिनेंट जो है ये मान लीजिए आपका यूरोप है, और ये जो ओशन है ये ऑब्वियसली अटलांटिक ओशन बन जाती है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो है ये कॉन्टिनेंट का कौन सा कोस्ट हुआ, ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट कोस्ट हो गया, और ये वाला जो है ये दोस्तों कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट हो गया। अब आप जानते हैं कि आपकी जो वेस्टर्लीज है वो किस तरीके से फ्लो करती हैं। वेस्टर्लीज बेसिकली इस तरीके से फ्लो करती हैं, वेस्ट की तरफ से आ रही हैं और इस तरीके से फ्लो करती हैं। नाउ यहां से आपकी वेस्टर्लीज आउटफ्लो हो रही हैं, यहां से आपकी वेस्टर्लीज इनफ्लो हो रही हैं। एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वेस्टर्लीज क्या करेंगी, दे विल इंक्रीज द सैलिनिटी अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट वेयर एज दे विल लोअर द सैलिनिटी अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि जहां से वो पानी का आउटफ्लो करवाती हैं
वहां पर बेसिकली वो आपका क्या कर रही हैं, वो सैलिनिटी को रिड्यूस कर रही हैं, और जहां पर पानी का इनफ्लो हो रहा है वहां पर वो सैलिनिटी को जाकर के इंक्रीज कर रही हैं। आप सोचेंगे कि अगर यहाँ पे पानी कम हो रहा था तो यहाँ पर सैलिनिटी रिड्यूस कैसे हुई, और यहाँ पर अगर पानी बढ़ रहा था तो यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ कैसे गई। इसमें आपको यह समझना होगा कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब पानी की सतह से बेसिकली आपका पानी जब फ्लो करना शुरू करता है तो नीचे से अपवेलिंग होनी भी शुरू हो जाती है। तो इस इलाके को अगर हम लोग 3D में देखेंगे तो हो क्या रहा है, यहां से इस तरीके से पानी अगर आउटफ्लो कर रहा है तो नीचे से पानी जो है वो अपवेलिंग होके ऊपर आ रहा है। यहां पर इफेक्टिवली आपकी सैलिनिटी कम हो जाती है, और यहां पर क्या होता है कि ये जो ऊपर के पानी को इसने वेस्टर्ली इसने ट्रांसफर करके इधर फेंक दिया है, यहां पर आपकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। अगेन एज अ प्रिंसिपल अगर आपको याद करना है तो ये समझ लीजिए, विंड्स जहां पर भी जा रही हैं वहां पर सैलिनिटी को बढ़ा रही हैं, जहां से भी आ रही हैं वहां पे सैलिनिटी को कम कर रही हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ओशियानिक सैलिनिटी को अफेक्ट करता है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, हम लोग उसकी उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जीएस ज्योग्राफी, लेकिन हाँ ऑप्शनल में आपको वो भी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। सो मोटा मोटा हमें अभी तक जो समझ आया है वो बेसिकली ये समझ आया है कि अगर आप देखें इन सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर आपका सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर डिस्चार्ज एक्सीड करता है सोर्स ऑफ इवेपोरेशन को तो सैलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी, एंड अगर वाइस वर्सा है, इफ सोर्स ऑफ इवेपोरेशन एक्सीड्स सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर डिस्चार्ज, सैलिनिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इन फैक्टर्स को कभी भी एक साथ मत पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, कंसिडरिंग द अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, तभी जाकर के अंडरस्टैंडिंग आती है, तभी जाकर के क्लैरिटी मिलती है, तभी जाकर के अप्रिशिएट कर पाते हैं हर एक इंडिविजुअल फैक्टर को। फिर से देख लीजिए, अगर आपका सोर्सेज ऑफ इवेपोरेशन आर हायर देन एज कंपेयर टू सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, तो उस केस में क्या होगा, अगर इवेपोरेशन ज्यादा है तो बेसिकली सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आपके सोर्सेज ऑफ इवेपोरेशन आर लोअर एज कंपेयर टू सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, तो दोस्तों आपकी सैलिनिटी जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि आपकी सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं, और इसी बेसिस पे हम लोग समझेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बट बिफोर दैट एक छोटी सी चीज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आपने आइसोथर्म्स का नाम सुना हुआ है। आइसोथर्म्स बेसिकली वो वाली लाइंस होती हैं जो कि बताती हैं कि इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आप टच कर दो टेम्परेचर आपको सेम देखने को मिलेगा। आइसो बार वो वाला लाइन होता है, कहीं पर भी टच कर दो आपको प्रेशर सेम देखने को मिलेगा। सिमिलरली आइसो हेलाइंस दोस्तों वो वाली लाइंस होती हैं दैट जॉइन द प्लेसेस ऑफ इक्वल सैलिनिटी एट द सी सरफेस। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये लास्ट वाले 4 वर्ड्स का, कि दे आर दोज प्लेसेस जो कि इक्वल प्लेसेस, इक्वल सैलिनिटी वाली जगहों को जोड़ती हैं एट द सी सरफेस। ये आप यहाँ पे फोटो में देख पाएंगे। तो ये देखिए लाइन बनी हुई है, ये बहुत रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने लाइन बनाई है कि इस तरीके से ये 32 है, ये 33 है, ये 34 है, ये 35 है। इस तरीके से हमें ये वाली लाइंस देखने को मिल जाती हैं। ये केवल जीके के लिए है, बिकॉज इस तरह के सवाल मैंने बहुत बार यूपीएससी के द्वारा जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं सीडीएस और सीएपीएफ, वहां पे इस तरह के बेसिक सवाल भी हमने विटनेस किए हैं। सो वी वांटेड कि आपको ये भी मालूम होना जरूरी है। अगेन रिकॉल कर लीजिए, एवरेज ओशियानिक सैलिनिटी 34.5 ग्राम की है, और यहां पर आप देख भी पाएंगे, ये देखिए 33, 34, 36, 37, 36, 35, 36, आपको उसी के इर्द गिर्द ये वाले नंबर्स देखने को मिलेंगे। कोई भी आपको नंबर बहुत ज्यादा इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा, और यहीं से ये कंक्लूजन भी निकलती है कि आपकी जो एवरेज सैलिनिटी है ना वो 34.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर केजी ऑफ वाटर देखने को मिल जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, यदि आपको फैक्टर्स समझ आ गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए समझना बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट मैं पहले आपको इसका सिंपल सा ग्राफ बना के दिखा देता हूं, उसके बाद ये चीज आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर ये शो करना चाहें एक सिंपल से ग्राफ के माध्यम से, ये दोस्तों आपकी सैलिनिटी है, और यहां पर हम लोग जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करेंगे। यहां पर अगर मैं कहूं कि इसको मैंने 0 डिग्री मान लिया है, यहां पर 23 डिग्री मान लेते हैं, वही 23.5 डिग्री मान लेते हैं, और यहां पर दोस्तों 90 डिग्री मान लेते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर आपकी सैलिनिटी जो है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि 23 डिग्री पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है, एंड यहां पर क्या होता है कि आपकी हवाएं भी गर्म होती हैं, डेजर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, एंड साथ में यहां पे बारिश भी कम होती है। तो आपकी सैलिनिटी जो है वो एकदम से बढ़ जाती है, बिकॉज सारे फैक्टर्स आपकी इवेपोरेशन को सपोर्ट करते हैं।
उसके बाद लेकिन क्या होता है, उसके बाद आपकी सैलिनिटी गिरना स्टार्ट कर जाती है। सो बेसिकली यहां पे सैलिनिटी गिरना स्टार्ट कर जाती है पोलर एरियाज, अगेन ये सारा का सारा सी सरफेस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपकी सैलिनिटी गिरना स्टार्ट हो जाती है, बस दैट्स इट। इतना सिंपल सा ग्राफ आपका बन जाता है, इसको पढ़ लीजिए। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इज स्टडीड इन रिलेशन टू लैटिट्यूड्स। अगर मैं इक्वेटोरियल इलाकों की बात करूंगा, सैलिनिटी इज लेस ऑन द सरफेस ड्यू टू वेरी हाई रेनफॉल। हाई सैलिनिटी इज सेल्डम रिकॉर्डेड नियर द इक्वेटर, दो दिस जोन रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन, लेकिन क्योंकि रेनफॉल बहुत हाई होती है तो ओवरऑल आपका रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट कम हो जाता है। जिन लोगों ने पहले जवाब नहीं दिया कमेंट सेक्शन में अब बता देता हूं, तो हमें इक्वेटर पे नॉनस्टॉप ही कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलती रहती है, ऑलमोस्ट पूरा दिन थोड़ी बहुत किनमिन होती रहती ही है, जिसकी वजह से ओवरऑल सैलिनिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रॉपिकल एरियाज में हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है, स्पेशली बिटवीन 20 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ। इनफैक्ट कल को अगर आप मैप बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो रादर देन रेफरिंग टू 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड 90 डिग्री, इट वुड बी बेटर अगर आप इसको इक्वेटर बोलें, इसको आप लोग ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स बोलें, और इसको आप लोग बेसिकली बोलें पोलर रीजन। तो इस तरीके से इट बिकम्स मोर जनरल। So highest salinity is observed between 20 and 40 degree north because this zone is characterized by high temperature, high evaporation but significantly low rainfall. Evaporation वैसे भी बढ़ जाती है बिकॉज यहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं और गर्म हवाएं भी देखने को मिलती हैं, जो हम लोग देख चुके हैं कि उनकी वजह से भी आपका सैलिनिटी बढ़ सकता है। पोलर रीजन में सैलिनिटी फिर से कम हो जाती है बिकॉज वहां पे आपको आइस कैप्स और ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। गर्मियों में आप देख लीजिए कि अगर आपको एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि गर्मियों में सैलिनिटी कम हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी सैलिनिटी बढ़ जाती है। विंटर में ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, समर के लिए ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज समर में मेल्टिंग बढ़ जाती है तो सैलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन विंटर में फ्रीजिंग बढ़ जाती है तो सैलिनिटी जो है वो वापस से आपकी बढ़ जाएगी। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल या फिर लैटिट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी का। ये दोस्तों डायरेक्टली सवाल पूछा जा चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन 10 मार्कर में आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में लिखना है, एग्जामिनर आपसे यही पूछ रहा है। ऑप्शनल में अक्सर ये देखा गया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलग से भी पूछा गया है, लेकिन जीएस में अगर आपसे पूछा गया है इसका मतलब यही है कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की ही बात कर रहा है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का एक और तरीका भी है। हमने अभी लैटिट्यूडिनली देखा है, कभी कभार आपसे एग्जामिनर ओशन के हिसाब से भी पूछ सकता है। देखिए इंडियन ओशन के केस में हमें थोड़े और चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर हम लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे तो ये जो चेंजेस हैं या ये जो डिफरेंसेस हैं ये बेसिकली हमें नॉर्दर्न इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं। ये अगर इंडिया के नीचे इक्वेटर जा रहा है तो ये आपका ये वाला पार्ट जो है ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन का पार्ट है। यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है कि अरेबियन सी एज कंपेयर टू द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में आपकी सैलिनिटी कम है ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्रा का और बाकी भी जो महानदी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इनका पानी आ रहा है तो उसकी वजह से सैलिनिटी कम हो जाती है। अरब महासागर के केस में अगर नदियां आती भी हैं तो बहुत छोटी छोटी नदियां आती हैं, वो भी सीजनल नदियां हैं जिनका पानी आता है, जिसकी वजह से उतना इफेक्ट नहीं आ पाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। पैसिफिक के केस में वेरिएशन बहुत ज्यादा है बिकॉज पैसिफिक का जो एक्सटेंट है सबसे बड़ा ओशन है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, जिसकी वजह से वहां पर हम लोग वेरिएशंस को इनफैक्ट लिखते अगर रहेंगे तो बहुत ही लंबा आंसर बन जाएगा। अटलांटिक के केस में बड़ा सिंपल है, वही जो हम अभी तक देखकर आए हैं, ये वाला ग्राफ आप सिंपली बना के दे सकते हैं कि अटलांटिक के केस में यही वाला पैटर्न देखने को मिल जाता है। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर पैसिफिक ऑल्सो, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली ये पूछा जाए कि ओशन वाइज लिख के देना है तो इस तरीके से आप लोग लिखकर दे सकते हैं। अगर आप बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इन वेरी वेरी शॉर्ट आंसर कोई भी डेफिनेट ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। इक्वेटर पे क्या होता है, सैलिनिटी इज लो एट द सरफेस बिकॉज बारिश बहुत ज्यादा होती है। नीचे जाएंगे थोड़ी सैलिनिटी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से सैलिनिटी कम हो जाती है। मोटी मोटी बात क्या है, कोई डेफिनेट ट्रेंड देखने को नहीं मिलता, यानी कि यहां पर कम है फिर बढ़ गई, फिर थोड़ी सी और कम हो गई, फिर ऐसा रैंडम चलता रहता है, जिसकी वजह से कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। मिडल लैटिट्यूड्स में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें एक जोन देखने को मिलता है जो कि 300 से 1000 मीटर की गहराई में देखने को मिलता है। दिस जोन इज बेसिकली कॉल्ड एज हेलोक्लाइन। याद कीजिए हमने पिछले लेक्चर में थर्मोक्लाइन की बात करी थी, जब हमने देखा था कि किस तरीके से गहराई में जाते हुए टेम्परेचर सडनली डिप करता है पानी का। तो हेलोक्लाइन भी वैसी ही एक लाइन है, वैसा ही एक जोन है जहां पर हमें शार्प सैलिनिटी चेंज देखने को मिलता है।
इन्होंने ये कहीं पर भी नहीं कहा कि सैलिनिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, लेकिन सडनली जब सैलिनिटी बदलती हुई देखने को मिलती है उस पार्ट को हम लोग हेलोक्लाइन बोलते हैं। आप चाहें तो इस डायग्राम को इग्नोर या अवॉइड भी कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इक्वेटर पे कोई ट्रेंड नहीं है, मिड लैटिट्यूड पर भी एज सच कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन 300 से 1000 मीटर के बीच में हमें हेलोक्लाइन का एक छोटा सा ट्रेंड देखने को मिलता है जहां पर सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड हाई लैटिट्यूड पे अगेन हमें कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। सैलिनिटी बेसिकली बढ़ती रहती है विद इंक्रीजिंग डेप्थ इन हाई लैटिट्यूड्स। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी एंड डेप्थ बिकॉज ऑफ डेंसर वाटर बिलो। तो नीचे नीचे पानी जब जाएगा, डेंसर हो जाएगा, तो आपका सैलिनिटी वहां पर बढ़ता रहता है एट द हायर लैटिट्यूड्स। ओवरऑल देखें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन उतना रेलेवेंट और उतना इंपॉर्टेंट वैसे ही नहीं है। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन केस सवाल आता है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक, और वो ये है कि सैलिनिटी ऑफ इनलैंड सीज एंड लेक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने बड़े बड़े जो महासागर थे उनकी सैलिनिटीज को देख लिया, उनकी सैलिनिटीज को ऑब्जर्व कर लिया। आपके लेफ्ट साइड में जो आप ये मैप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली कैस्पियन सी है। अब हमने जो फैक्टर्स को समझा है उसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कैस्पियन सी में क्या है ना कि नॉर्दर्न जो ये वाला जो पार्ट है, यहां पे आपकी सैलिनिटी काफी कम है। ऐसा इसलिए बिकॉज जगह जगह से फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जो कि यहां पर फ्रेश वाटर रिवर्स हैं, जिनका पानी इस कैस्पियन सी में आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर आपको सैलिनिटी कम देखने को मिलती है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है जो आप ये देख पा रहे हैं, इसको दोस्तों गल्फ ऑफ काराबुगास कहा जाता है। ये जो गल्फ ऑफ काराबुगास का पार्ट है, यहां पर सैलिनिटी बहुत बढ़ जाती है, एज हाई एज 170 पार्ट्स पर ट्रिलियन। ना ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एनक्लोज्ड है। जब ये एनक्लोज हो जाता है तो यहां पर कोई फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स देखने को नहीं मिलता। एनक्लोज्ड है, जमीन से एनक्लोज्ड है, तो ओवरऑल इवेपोरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि धरती ज्यादा गर्म हो जाती है, तो यहां से पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है, तो उस केस में सैलिनिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस तरीके से हमें छोटे छोटे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ सी की बात करूं, तो नॉर्थ सी आपके सामने है, ये है यूके के साइड में नॉर्थ सी देखने को मिलती है। दोस्तों नॉर्थ सी में इवन दो हाई लैटिट्यूड है, ठीक है, लेकिन सैलिनिटी बहुत ज्यादा आती है, बिकॉज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ना, जो यहां से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है, वो आपका पानी ले आती है। अब जब मैंने बताया कि जब विंड्स आपकी यहां पर आती हैं, जहां पर वो इनफ्लो कर रही हैं, वहां पर आपकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो अगेन ये कोई स्टैंडर्ड चीजें नहीं, बेसिकली ऐसी सीज जो कि एनक्लोज्ड हैं, जो कि जिसके आसपास बहुत लैंड देखने को मिल जाता है, वहां पर हमें काफी वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली यहां पर बाल्टिक सी आती है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, तो बाल्टिक सी में सैलिनिटी काफी कम है, बिकॉज आसपास की बहुत सारी जो फ्रेश वाटर रिवर्स हैं वो अपना पानी वहां पर ड्रेन कर देती हैं। सेम गोज फॉर ब्लैक सी, यहां पर भी आसपास की जो नदियां हैं पानी बहुत आ जाता है, जिसकी वजह से अगेन आपका सैलिनिटी कम हो जाता है। मेड सी के केस में क्या होता है? मेड सी के केस में सैलिनिटी अगेन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज हाईली सराउंडेड बाय लैंड, लेकिन यहां पर फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स उतना देखने को नहीं मिलता है। तो अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग जगह पे रोल प्ले करते हैं। इस तरह के सवाल ज्यादातर प्रीलिम्स में आते हैं, लेकिन जो पहले पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो ज्यादातर मेंस में देखने को मिलते हैं। मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, लेकिन अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो उसी एरिया से पूछा जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि हमको जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे को इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे जाकर के गलती कर बैठते हैं। डोंट डू दैट, उनको इंडिविजुअली पढ़िए। जब एक फैक्टर को पढ़ रहे हैं तो बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखिए, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग डेफिनेटली उन पर वर्कआउट करेंगे और आपको फिर अगली वीडियो में उनका जवाब भी दे दिया जाएगा। ऑन दैट नोट आई एंड द वीडियो। जाने से पहले बताना चाहूंगा सीसेट वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। अगेन जो हमारा अग्निपथ बैच है वो तो 2 दिन में शुरू होने वाला है, फ्रॉम 16th ऑफ जून, जिसमें मेरे द्वारा आपको कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी देखने को मिलने वाली है। सो प्लीज एनरोल कीजिए यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। बाकी टेस्ट सीरीज तो है ही, उसमें जाकर के आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।